नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज पश्चिमी बंगाल से एक बार फिर बड़ी खबर। वैसे आपको पता ही है, पश्चिमी बंगाल और ममता सरकार इस वक्त जो है पूरी तरीके से जिस डॉक्टर की हत्या कर दी गई उसके बाद से लगातार जो है वो सुर्खियों में है, घिरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया, तो आखिर उन ममता बनर्जी को महिला मुख्यमंत्री होते हुए, पश्चिमी बंगाल का मुख्यमंत्री होते हुए पैदल मार्च करने की जरूरत क्यों पड़ी और किसके खिलाफ ये मार्च था? इससे साफ तौर से जो है वो ये दिखाई देता है कि पश्चिमी बंगाल में इस वक्त क्या चल रहा है और किस हद तक चल रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा बोलना और इस पे जो है वो वीडियो बनाना पसंद तो नहीं करूँगा, लेकिन अभी बहुत कुछ जो है वो इस पे चल रहा है। अंगुलियां जो है वो प्रशासन पे भी उठ रही है और ममता बनर्जी के सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो है वो बड़ा एक, जिसको हम कहें कि एलिगेशन या बड़ा आरोप जो है वो ममता दीदी की सरकार के ऊपर लगा भी दिया है। और उसके बाद में आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि बीजेपी अगर कोई आरोप लगाए और ममता बनर्जी का कोई पलटवार हो या इनका आपस में अगर कुछ होता है तो फिर समझ में आता है, लेकिन सहयोगी दल होने के नाते अगर ये एक दूसरे के ऊपर हमलावर है तो फिर बात जो है वो बहुत कुछ आगे तक चली जाती है। खैर, ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है शिक्षक भर्ती घोटाला। 2014 से शुरू होकर 2016 में जिसकी पूरी तैयारी की गई शिक्षक भर्ती घोटाले की, लोगों से पैसा जो है वो इकट्ठा किया गया और पैसा इकट्ठा करने के बाद में ये पूरी भर्ती हुई, जिसमें से लगभग 13,000 शिक्षकों की भर्ती पर जो है वो गड़बड़ सामने आई और ये जो कुल भर्ती जो थी वो लगभग 23,000 से ऊपर 23,753 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। और जब इसमें गड़बड़ियां सामने आई, सीबीआई ने इसकी जांच की और जांच जब हुई तो इसमें जब सामने आया, कोर्ट में इसके जो है वो तथ्य और साक्ष्य जो है वो सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो आपने देखा होगा उसके बाद में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, और वो फैसला ये था कि जो शिक्षक भर्ती हुई है उसको रद्द किया जाता है और जो शिक्षक इस गड़बड़ी में जो शामिल थे उनको 4 हफ्ते के भीतर जो से तनख्वाह उनको मिली है वो ब्याज सहित वापस चुकानी पड़ेगी। ये इसमें जो है वो बड़ा डेवलपमेंट था। तो इसका मतलब ये था कि कोलकाता हाईकोर्ट ने ये मान लिया था साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कि इस भर्ती में जो है वो घोटाला हुआ है। अब इसमें कई लोग जो है, जिसको हम कहें कि जो ऐसी राजनीतिक पार्टियों के जो चमचे होते हैं, वो हो सकता है इस पे जो है वो अपनी एक दलील रखें और मुझे कहें कि मैं बीजेपी का, लेकिन सच्चाई ये है यहाँ बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। क्योंकि हमने देखा एक ट्रेंड सा बन गया कि आप सच बोल रहे हो और आंख बंद करके जो ये अंधभक्त जो है वो बीजेपी के फॉलोअर्स को बताते हैं, यही अंधभक्त लोग जो है वो तलवे चाटने पे लग जाते हैं, जबकि ऐसी सच्चाई जो है वो सामने आ रही है। और उस कहानी में ट्विस्ट जब आता है, आपने देखा होगा किस हाईकोर्ट के किसी भी फैसले को ममता सरकार नहीं मानती और उसको सीधे तौर पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कोशिश करती है। और इस बार भी जो है वो जिस महिला के साथ में दरिंदगी हुई है, जिस डॉक्टर के साथ में, उसमें भी हमें यही देखने को मिला है। लेकिन जब विषय हमारा शिक्षक भर्ती घोटाले का है तो इसमें आपने देखा होगा उस वक्त के शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थव चटर्जी और उनकी जो एक, जिसको कहें कि अर्पिता मुखर्जी, जो कि एक पेशे से मॉडल थी, उनके घर पे जब रेड डली तो उस वक्त जो है वो करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए थे, आपको पता ही होगा। और उसके बाद में पार्थव चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके तार जो है वो सीधे तौर से इसी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हुए थे। और उसमें एक बड़ा नाम जो सामने आया था वो था ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी और ममता बनर्जी के लाडले अभिषेक बनर्जी का, और उनकी पत्नी जिसका नाम है रुजिरा बनर्जी। इन दोनों का नाम जो है वो इसमें सामने आया था। और उसके बाद में इसमें जो है इन दोनों को सम्मन जारी किया गया था ईडी के द्वारा, सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट आपको पता होगा और सीआरपीसी की धारा 160 के तहत। लेकिन अब इन दोनों ने ही इसको जो है वो चुनौती दी है, इस सम्मन को, ईडी का जो सम्मन गया है उसको चुनौती दी है।
लेकिन बड़ी खास बात देखिए आप, एक ही मामला शिक्षक भर्ती घोटाला, दो आरोपी एक ही परिवार से, दोनों पति पत्नी है, लेकिन दोनों के वकील अलग अलग है। जहां अभिषेक बनर्जी का वकील कपिल सिब्बल है, वहीं रुजिरा बनर्जी का जो वकील है वो है अभिषेक मनु सिंघवी, और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ में जो है वो गोपाल शंकर नारायण। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो है किस तरीके की तैयारी करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, वैसे आप देखोगे किसी ने भी इस देश में घोटाला किया हो, उनके वकील जो है वो यही लोग होते हैं। अगर किसी ने देश तोड़ने की बात की, उनको अरेस्ट किया गया, तो उनके वकील भी या तो कपिल सिब्बल होगा या अभिषेक मनु सिंघवी होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है वो रात को भी खुलवाए हैं, और रात को खुलवा के तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों को जो है वो जमानत भी दिलवाई है। तो इन लोगों को ये लगता है कि अगर कपिल सिब्बल की अगर इस वक्त जो है वो जिस बेंच में अगर उनकी चलती है, तो वो शायद जो है वो इससे राहत दिला देंगे। और अभिषेक मनु सिंघवी, जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी चालाकी के साथ में, पैतरेबाजी के साथ में जो है वो जमानत दिलवाई, हालांकि वो बाहर नहीं हो पाए, वो एक अलग मामला था, और उसके बाद में मनीष सिसोदिया को जमानत दिलवाई। तो उससे जो है ये साफ तौर से नजर आता है कि इन लोगों की भी मंशा क्या है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इस वक्त कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इन दोनों की जो है वो कोर्ट में जजेस के साथ में जो है वो उठना बैठना हो सकता है, या इनकी जो है वो कोर्ट में अच्छी चलती है, इसलिए ये लोग जो है वो इनको इस मामले में राहत जरूर दिलवा देंगे। हालांकि मामला जो है वो अभी सम्मन को चुनौती दिया गया है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, ये लोग चाहते हैं कि इसकी जो पूछताछ है वो कलकत्ता में हो, जबकि ईडी के द्वारा जो सम्मन जारी किया गया उसमें दिल्ली, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो है वो एक सांसद है, और सांसद का पता जो है वो दिल्ली का भी है, तो इसलिए दिल्ली जो है वो अधिकार क्षेत्र बनता है, और ईडी जो है वो इसके लिए जो है इस स्वैच्छिक निर्णय और स्वतंत्र है कि वो जो पूछताछ के लिए बुला भी सकती है, कलकत्ता जा भी सकती है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी। तो मामला जो है शुरू हो चुका है, पुराना मामला है, चल रहा है, और जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने जो डिसीजन लिया था, उस डिसीजन के बाद में इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो आरोप प्रत्यारोप और कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे, उनके जो है वो छानबीन करना, और उनको जो है वो जांच के लिए बुलाना, बस यही कुछ बचा था। बाकी ईडी की रेड में जो है वो सब कुछ सामने आ गया था, और जिस तरीके से इस भर्ती को रद्द किया गया था, उससे ये साफ संकेत थे कि इस भर्ती में जो है वो सीधे तौर से घोटाला हुआ था, लोगों से पैसे लिए गए थे, और जिनके मेरिट में नाम नहीं थे उनको भी शिक्षक बना दिया गया था। तो ऐसा जो है वो एक बड़ा घोटाला ये हुआ था। इसके बाद में अलावा अगर हम देखें तो एसएससी की ग्रुप डी की भर्ती में भी जो है वो एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसके ऊपर भी हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी थी। और इसी मामले में आपको ये भी पता होगा, ईडी ने 168 करोड़ की पीएमएलए एक्ट के थ्रू 168 करोड़ रुपए ईडी ने माना है कि इसमें जो है वो दिल्ली और विदेशों में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किए गए थे। इसलिए ये भी एक बड़ी वजह बनती है कि ईडी जो है वो दिल्ली को अपना अधिकार क्षेत्र मानते हुए अभिषेक बनर्जी को और रुजिरा बनर्जी को जो है वो दिल्ली में तलब करने के लिए नोटिस भेज सकती है। लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं होना, जिस तरीके से हेमंत सोरेन और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ, अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के सम्मन को जो है वो चुनौती देना, विपक्ष की पार्टियां जो है वो जैसे ही सम्मन आता है उसको चुनौती जरूर देती है। और ऐसा इसलिए ताकि वो जो है वो ये दिखा सके कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, और विपक्ष के ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। अब इतना कुछ होने के बाद में जब हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट मान ले, और उसके बाद में भी अगर तलवे चाटने वाले लोग अगर इनके ये कहें फॉलोवर्स कि नहीं इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ था, ये एक साजिश थी, तो फिर इनसे कोई ये पूछे कि अर्पिता मुखर्जी पार्थिव चटर्जी की क्या लगती थी, और उनके घर से करोड़ों रुपए बाथरूम से जो है वो टाइलें तोड़ के जो निकाला गया था, बरामद हुआ था, फिर वो पैसा इतना आया कहाँ से, इसका जब इनसे जवाब पूछे तो इनके पास कोई जवाब नहीं देखा। बाकी इनके पास जो है वो हर तरीके की दलीलें जरूर मौजूद होगी। बाकी पश्चिमी बंगाल के हालात, मौजूदा हालात जो है वो सब कुछ बयां करते हैं कि पश्चिमी बंगाल में इस वक्त राजनीतिक हालात क्या है। प्रशासनिक हालातों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक हालातों की बात कर रहा हूँ। और ये राजनीतिक हालात कब जाके सुधर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी अभी जो है वो दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान में भी, पोलिंग बूथों पे भी जिस प्रकार कब्जा किया गया, हत्याएं की गई, और उसके बाद में इस तरीके की घटनाएं, और ऐसी ही घटना अगर किसी दूसरे बीजेपी शासित प्रदेश में होती
तो फिर ये लोग जो है वो झंडा उठा के चल देते। लेकिन इस बार जो है वो सब लोग चुप है, क्योंकि इस बार जो है वो विपक्ष की ममता बनर्जी का ये मामला जो है वो हाईलाइट हुआ है। तो अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हालत जो है वो दिखाई देती है, ठीक उसी तरीके से अब टीएमसी की भी हालत जो है वो उसी तरह की होती हुई दिखाई जरूर दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।